बहुत नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जहां बातें हम करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, वो बातें जो कहीं और होती नहीं और हम आपको वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं है। अब आज हमारे साथ मेहमान है रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत सर आपके प्रोग्राम में आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं और आज हमारे दर पे आई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी भाई, विजय लक्ष्मी जी हमारी एस रिपोर्टर। विजय लक्ष्मी जी जो मतलब वैसे तो सब कुछ देखती हैं लेकिन देश की पूरी राजनीति पर नजर रखती है, लेकिन खास इनका जो इंटरेस्ट है दिल के करीब वो कांग्रेस पार्टी है। नहीं नहीं, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कवर करती हूँ मैं इंडिया टीवी। तो आज जरा कांग्रेस के अंदर की इंटरनल वर्किंग्स, आजकल कांग्रेस कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनावों और आने वाले चुनावों को लेकर क्या सोच है। राहुल गांधी जी एलओपी बन गए, उसके बाद से जो कुछ हो रहा है पार्लियामेंट में, जो कुछ हो रहा है, सोची समझी स्ट्रैटेजी है क्या, जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, जो उनके तेवर रहते हैं। कोई लोग कहते हैं कि नहीं उनसे कहा गया है आप ऐसे, मुझे किसी ने कहा ना राहुल गांधी को कहा गया बी कूल, दुनिया कूल दिखो, कोई मतलब यार नेताओं की तरह ऊपर तक कुर्ते का बटन लगा करके वो सब नहीं करना है। आप आप जनरेशन एक्स के लिए नेता हो, उस तरीके से आपका हाव भाव होना चाहिए। तो क्या ऐसा सच है? आता हूं इस पर आता हूं, ये भी बात आगे बात है। लेकिन आज सर आज मतलब वैसे ही शेर, इसका मतलब आज के उससे तो लेना देना नहीं है ज्यादा हमारे सब्जेक्ट से, लेकिन शेर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारे सभी नेताओं के लिए है। भारत में ना 1947 से हम गरीबी हटा रहे हैं, उस पर मुझे लगा कि नहीं ये बिल्कुल फिट बैठता है। सर शेर कह ये रहा है कि इतना भी करम उनका कुछ कम तो नहीं है, इतना भी करम उनका कुछ कम तो नहीं है, गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं है। बहुत बढ़िया। नक्शा जो हमें ख्वाब में दिखाया गया था, नक्शा जो हमें ख्वाब में दिखाया गया था, ए साहिब आलम ये वो आलम तो नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बात ये हो रही सर दरअसल कि चुनाव पर आते हुए कि कल जम्मू कश्मीर का और हरियाणा का इलेक्शन अनाउंस हो गया, महाराष्ट्र का और झारखंड का अनाउंस नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने अपनी उस पर स्पष्टीकरण दिया क्यों नहीं किया, वहां त्योहार है, बारिश का मौसम होगा, फलाना फलाना, लेकिन ऑपोजिशन हमारा इस बात को नहीं मान रहा है। वो कह रहे हैं ये बात नहीं है, बात यह है कि आप बीजेपी वाले बेसिकली आप घबरा रहे हो, महाराष्ट्र से आपको डर लग रहा है, इसलिए टाइम बाय कर रहे हो। अरे उसमें एक खबर ये भी है कि वहाँ एक लाडली बहना स्कीम लॉन्च हुई है, साल के 12-15-18 हज़ार रुपये वो देते हैं, तो उसकी 2 किस्तें अभी तक जा चुकी हैं। मेरे पास डिटेल उसकी आई, उसमें करोड़ों लोग जो हमारी जो बहनें हैं वो अब तक 1.5 करोड़ महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं और उनके खाते में 3,000 रुपये मतलब 1500 रुपये 3,000 रुपये 2 महीने के जा चुके हैं। और अब जो कहा जा रहा है कि टला क्यों, कि वहाँ उन्हें लाडली बहना के साथ लाडला भाई भी स्कीम लॉन्च करनी है सर, लाडला भाई। और वो कुछ राहुल गांधी की जो स्कीम थी ना अप्रेंटिसशिप वाली, अनाउंस कर चुके हैं वो। हाँ उसका पैसा नहीं गया है। हाँ। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन अगर शुरू अनाउंस हो गया होता तो ये पैसा नहीं जाता। कितनी सच्चाई राम जाने। तो इसलिए शायद अभी टलवाया गया कि भाई महाराष्ट्र छोड़ देना। अभी तो केवल महाराष्ट्र छोड़ते तो ज्यादा बड़ी खबर बनती, तो साथ में झारखंड भी छोड़ दिया गया, जबकि सबके इलेक्शन आसपास होते। पिछली बार महाराष्ट्र हरियाणा इलेक्शन एक साथ हुआ था। आपको लगता है सर इसके पीछे कुछ ऐसी वजह है? देखिए ये सब कहने की बातें, देखिए हर चीज में ये अपोजिशन भी जानता है, बात वो नहीं है। आप यूँ देखिए पिछली बार भी 2 स्टेट के चुनाव एक साथ हुए थे, हरियाणा और महाराष्ट्र, कभी भी 3 के नहीं। झारखंड का बाद में हुआ था। और इस बार क्या हुआ, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 30 सितंबर से पहले आपको जम्मू कश्मीर का कराना है। अब जम्मू कश्मीर को कराना ही था, तो उसके साथ एक स्टेट इन्होंने ले लिया, चूंकि हरियाणा का विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है जी, आई थिंक सो, जबकि महाराष्ट्र का बाद में है और झारखंड का उसके भी बाद में है। 3 नवंबर को हरियाणा का खत्म हो रहा है सर, 26 नवंबर को महाराष्ट्र खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली वही कह रहा हूं। तो देखिए फर्क तो 20 दिन का है सर। नहीं लेकिन आप ये सोचिए कि कश्मीर और महाराष्ट्र ये दोनों मल्टी फेजेस में होने वाले चुनाव हैं। अब जो कश्मीर में अनाउंस किया है, अगर आप देखिए 3 डेट में, पहली बात चूंकि पिछला लोकसभा चुनाव इतना उबाऊ हो गया था, 5 फेजेज में 6 फेजेज में, ये तो 7 का था सर। हाँ वही कह रहा हूं। तो इसलिए इस बार अगर आप देखें तो 12 दिन में कश्मीर का चुनाव खत्म कर रहे हैं, यानी 12-30 हो गया। 1 अक्टूबर को तो लास्ट है, ठीक है। अब 13 दिन मान लीजिए। नहीं सर, ऑपोजिशन ये कह रहा है आप तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कह रहे हो। नहीं 4 स्टेट का इलेक्शन नहीं करा सकते एक साथ। नहीं लेकिन अपोजिशन तो मना कर रहा है उसको। मैं इस बात 1 नेशन 1 इलेक्शन पे तो वो नहीं राजी नहीं, बट दिस सेइंग तो आपको 29 स्टेट का इलेक्शन एक साथ कराना है। रूल आएगा ना, जब रूल आएगा तो अभी तो 4 के करा दो।
इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज कांग्रेस पार्टी तो यही बोल रही है। पवन खेड़ा जब सबसे पहले इलेक्शन अनाउंस हो गए, पहला जो रिएक्शन था वो पवन खेड़ा का था, बोले कि ये तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। अभी देखिए 2 स्टेट इन्होंने पहले ही बाहर रख दिए, क्योंकि ये एक तो वो वाली थ्योरी कांग्रेस दे ही रही है कि भाई टाइम बाय कर रहे हैं। उनको लगता है कि अभी जो माहौल है देश में वो एंटी बीजेपी माहौल है, कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा, ये सारे मुद्दे जनता के दिमाग में है। बीजेपी टाइम बाय करना चाहती है और इसलिए ये तमाम चीजें जो है वो ये 2 स्टेट्स को थोड़ा सा पुश ऑन कर दिया है आगे। और जहां और पर कोई लॉजिक? यही लॉजिक है अभी तो। और उनको वाकई अरे लेकिन ये बताऊं आपको, मतलब बहस हम लोग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक महीने ज्यादा में कौन सा टाइम बाय हो जाएगा? एक महीने में क्लाउंस करना ही पड़ेगा ना। एक महीने कराना पड़ेगा। वाइल आई एम आर्ग्यूइंग कि इलेक्शन एक साथ क्यों नहीं अनाउंस हुए, ये भी सच है कि करना तो एक महीने बाद ही है, तो एक महीने वहां भी ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे भी बीजेपी वाले महाराष्ट्र में या झारखंड में। अब देखिए ऑपोजिशन को तो यही लगता है ना कि एक एक दिन जो है वो कीमती है भाई। अब वो स्कीम्स जो हम बात कर रहे थे, वो लाडला भाई वाली लाडला तो भी भाई, बची है। लाडला बहन, लाडली बहन, लाडला भाई, ये सारी स्कीम्स तो देखिए मध्य प्रदेश हो, ये तमाम स्टेट्स, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, वहां पर भी जो स्कीम का अनाउंसमेंट बीजेपी की तरफ से किया वो एक बड़े मेजर चीजें थी कि ये लोग जीते उन स्टेट्स में। तो इनको लगता है कि भैया ये आएगा, टाइम बाय कर लेंगे, किश्तें चली जाएंगी जो नहीं गई हैं, तो उनको लगता है ये सारी चीजें हैं और ये सब ऐसा होगा तो फिर बीजेपी को ज्यादा मौका मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। राखी के बंधन को निभाना। तो भाई रक्षाबंधन का तो गिफ्ट चला गया, अब भाई लोग वेट कर रहे हैं महाराष्ट्र में, इस ऐसे जीतेंगे चुनाव। देखिए, जो आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन पे कांग्रेस को एकदम से बहुत प्रेम आ रहा है, तो वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री का मैंडेट है, सरकार का मैंडेट है। अभी इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास जो अभी रूल्स हैं उसके हिसाब से चला रही हो। वो अपना देखिए कि मेरे पास कहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मुझे सुप्रीम कोर्ट का क्या मैंडेट है, कौन सी असेंबली कब डिसॉल्व हो रही है, उसके पास ये लॉजिक है। अब वन नेशन वन इलेक्शन अभी इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है, ये तो अभी वैचारिक स्थल पर है। उस पर कमेटी बैठी है, कोविंद जी कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, तो ये बड़े बढ़िया है। कभी मोहन भागवत अपने फेवर में कर दे तो मोहन भागवत सबसे प्रिय हो जाते हैं कांग्रेस के एक दिन, या कोई पत्रकार दे दे, या आज सुब्रमण्यम स्वामी सबसे प्रिय है, कांग्रेस के सबसे प्रिय सुब्रमण्यम स्वामी। इंटरेस्टिंग बात, आज हमारे गेस्ट ने, दिन के गेस्ट ने इलेक्शन कमीशन और सरकार के रिश्ते पर एक बात कही कि महाराणा प्रताप और चेतक का रिश्ता उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप अगर घोड़े चेतक पर सवार हैं तो उनकी पुतली घूमे मुड़ने के लिए उससे पहले चेतक मुड़ जाता है। तो यानी इलेक्शन कमीशन देखिए, लेकिन मेरे ख्याल से ना, देखिए बस मैं एक बात बोलूंगा, ये चटपटी खबरें तो बनाता है, लेकिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना ठीक है, एक स्कीम आ जाएगी, एक किस्त और आ जाएगी, चलो उसकी नई स्कीम आ जाएगी, उससे इलेक्शन बहुत बड़ा प्रभावित हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता तो क्यों दे रहे 15-15 हजार रुपए? वो तो स्कीम है, वो तो आएगी, वो उसके बाद बंद नहीं हो जाएगी। देखो बंद कौन सी होती है? खटाखट जो कभी आई नहीं। संविधान चला जाएगा जो कभी गया ही नहीं। रिजर्वेशन चला जाएगा जो कभी गया ही नहीं। वो होती है देखिए चुनावी स्कीम, जो स्कीम चलेगी वो चलती रहेगी। सारे मुद्दे उनके चले तो सही, लोकसभा चुनाव चले, बिल्कुल। झूठ तो बिका, हम तो कहते हैं झूठ तो बिका, झूठ तो बिल्कुल बिका। झूठ ही बिकता है तो फिर सीटें तो फिर झूठ बोला था ना कांग्रेस ने, लेकिन क्या झूठ बोला था कि कांग्रेस की रिजर्वेशन खत्म कर देंगे आए तो। वो अपना उनका एक कैंपेन है जिसको वो लेके चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी आ जाती 400 पार ले आती तो कर देती, अब 400 पार आए नहीं तो जनता ने सबक सिखा दिया उनको। देखिए, क्या छेड़छाड़ मत करिए। अगर आपने देखा हो जो 8 संशोधन भाजपा ने 10 साल में करे, उसमें क्या संशोधन है? उसमें संशोधन है 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मुद्दा, 33% वुमेन रिजर्वेशन का मुद्दा, ओबीसी जो कमीशन है उसको दर्जा देना, वो रिजर्वेशन का मुद्दा, जो ओबीसी की चिन्हित है वो राज्य खुद कर सकता है, वो रिजर्वेशन का मुद्दा। सारे तो उन्होंने प्रो रिजर्वेशन। शांतनु जी देखो, अब वो आज ये झूठ था क्या, मतलब हाँ, मतलब मुझे भी लगता है कि ये तो वैसे ही उठाया हुआ एक मुद्दा था कि वो संविधान खत्म कर देंगे। किसकी हिम्मत है साहब, संविधान को हाथ लगा देगा या रिजर्वेशन को हाथ लगा देगा। लेकिन आज ही हाईकोर्ट का फैसला आया ना, वो 69,000 टीचर भर्ती वाला, कि उसमें ओबीसी एससी को प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं मिला था यूपी में। वो मामला प्रॉपर रिजर्वेशन का नहीं है, बल्कि जो 69,000 की भर्तियां हैं उसमें ओबीसी को केवल अगर 27% से देखें तो 18,000 भर्ती होनी चाहिए थी, जबकि ओबीसी की 30,000 से भर्ती है। वो क्यों है? क्योंकि वो कुछ जनरल कोटे में चले जाते हैं। अब वो केशव प्रसाद मौर्य स्वागत कर रहे हैं भाई, उन्होंने सारी भर्तियां निरस्त कर दी हाईकोर्ट ने। मैं तो जो कोर्ट का वर्डिक्ट है, ये कोर्ट के वर्डिक्ट की दो जज की बेंच है। इससे पहले एक जज की बेंच ने जो यूपी सरकार का फॉर्मूला है वो सही माना था। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? बस ये आपके दर्शक, हम डाइग्रेस हो रहे हैं, क्योंकि बात निकल आई। फॉर्मूला ये है कि आप अगर एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लेते हैं तो आप रिजर्वेशन की सूची में रहेंगे क्या, या फिर हर स्टेज पे ओपन कंपटीशन होगा? ये 2 फॉर्मूला है सर। हाँ, लेकिन कुछ भी कहिए सर, ये बीजेपी क्या आप कांग्रेस के फॉर्मूले पे आ गई है? ये अप्रेंटिसशिप का स्कीम कांग्रेस बोल रही थी चुनाव के अंदर। देखिए, महिलाओं को पैसे देने का सिलसिला इन्होंने कर्नाटक से शुरू किया था। सौरभ जी, इस मुल्क में जब से ये देश आज़ाद हुआ है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, एक बात सबको है कि बिना सॉफ्ट सोशलिज्म के
आफ्टर ऑल मासेस को आप वोट तो आपको मासेस से लेने हैं ना, क्लासेस के वोट से एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं जीता जाता। तो और वैसे भी जो हमारा है कि कोई भी सरकार आए तो आम गरीब का, पिछड़ों का, दलितों का, उसका भला तो करेगी ना। अब वो ठीक है, एक है कि फ्रीबीज क्या होता है एग्जैक्टली जैसे वो कहा- रेवड़ी सर प्रधानमंत्री नहीं, ने कहा था, वो रेवड़ी टीवी बांटते देंगे हैं। और ये कहा था ये रेवड़ी कल्चर खत्म नहीं हाँ, हुआ तो ये दिस इज द रेसिपी फॉर डिजास्टर, इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन राज्य। मैं जो बात कह रहा हूं कि देखिए ये छोटी छोटी चीज़ों पर ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कहती रहेंगी, उनको भी अंदर से मालूम है कि एक महीने बढ़ जाने से किसी भी स्टेट का रिजल्ट नहीं बदला करता। और जो आप अभी कह रहे थे, जो कांग्रेस ने ये फेंका था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदलने से नहीं, कांग्रेस ने तो इतने संविधान बदले हैं। आरक्षण से में तो सवाल इस बात का है कि देखिए वो भी क्या है कि कहाँ चल जाता है, कहाँ नहीं चलता है। एक ऐसे होता है ना जैसे बारूद बिछी हुई है, अब आप सिगरेट पी रहे हो, माचिस की तीली आप वहाँ डाल देंगे जहाँ बारूद बिछी हुई है तो आग लग जाएगी, दूसरी तरफ आप डालेंगे तो वहाँ नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश में जो चल गया लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं चला, सही बात है, उड़ीसा में नहीं चला। ठीक बात तो आप ये भी तो देखिए ना, ऐसा तो नहीं उड़ीसा में दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े नहीं है, मध्य प्रदेश में, सर इन चार राज्यों के चुनाव में हाँ। back to that, मैं कांग्रेस को क्या लगता है कि इन राज्यों में उसकी पोजीशन क्या है? महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और चौथा क्या? हरियाणा। देखिए कांग्रेस को लगता है कि हरियाणा में तो बहुत अच्छा है उनका। एक तो लोकसभा के इलेक्शंस का रिजल्ट, उनको लगता है जो इश्यूज थे, अग्निवीर का इशू है, बाकी तमाम इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज भी वहाँ रेजोनेट किए और इन्हीं इश्यूज को, इसी कैंपेन को कांग्रेस पार्टी आगे भी बढ़ाई। अब दिल्ली में जैसे कल लॉन्च किया कांग्रेस पार्टी ने संविधान रक्षक, 3 लाख संविधान रक्षक कांग्रेस पार्टी नियुक्त करेगी पूरे देश में। ये संविधान रक्षक होंगे ब्लॉक लेवल क्या पे। करेंगे वो आपको बताएंगे कि संविधान को कैसे आघात पहुंचाया जा रहा है और क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है और कैसे संविधान को बचाने का काम। तो बेसिकली संविधान को एक, ये संविधान जो है अभी रहने वाला है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। कांग्रेस इसको एक बड़ा मेजर इशू बनाएगी। महाराष्ट्र में भी अगर आप कहें तो दलित वोटर ज्यादा जानते होंगे, अच्छा खासा एक वहां पर इलेक्टोरल बेस है, वहां पर वहां भी ये मुद्दा जाएगा। इसके अलावा हरियाणा में ये मुद्दा रहेगा और बाकी तमाम इश्यूज हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है वो अपबीट है, हरियाणा में भी आगे दिखते, वो मानती है अपने आप को, मानती है कि वो सारे स्टेट्स में बहुत अच्छा कर रही है, चारों में अच्छा कर रही है, चारों में अच्छा कर रही है। मतलब जनरली क्या होता है कि कांग्रेस के नेता बाहर कुछ अंदर कुछ बोलते हैं। अभी आप उनसे बात करो तो वो अंदर भी आपको उतने ही अपबीट दिखेंगे, जब आप उनसे ऑफ रिकॉर्ड बात करोगे कहेंगे नहीं 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 इस बार अब चीजें बदल रही हैं, अब देखिएगा आप। ऐसा कांग्रेस के लोग मानते हैं। देखिए मैं आपको कांग्रेस के बारे में, कल उद्धव ठाकरे का जो रैली हुई थी वहां पे एक वाक्य उनका आया था, आप लोगों ने भी चलाया है कि जिसको ज्यादा सीटें होंगी उसका मुख्यमंत्री करेंगे, उसका मुख्यमंत्री। अब इसके पहले सवाल ये है कि ज्यादा सीटें लड़ने के लिए होंगी या जीतने के लिए होंगी, ये उन्होंने नहीं कहा। अब आप देखिए होता क्या है कि मैं हमेशा से बात कहता हूं, कांग्रेस को खतरा बीजेपी से नहीं है। आप सुन लीजिए, कहीं भी बीजेपी, अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक आए और देखें कि किन स्टेट से कांग्रेस जहां थी वहां से हटी है, उसमें कहीं भी बीजेपी नहीं है। ऊपर से आप चलें बंगाल, बिहार, जहां भी बंगाल में गई तो सब जगह रीजनल पार्टीज। अब आप देखिए आज की तारीख में क्या है, कांग्रेस अपने जन्म सन 52 से जो पहला इलेक्शन हुआ था, इस लोकसभा इलेक्शन में कभी भी कांग्रेस पार्टी शिवसेना से कम सीटों पर महाराष्ट्र में नहीं लड़ी थी। लेकिन 2024 में पहली बार आधी शिवसेना से भी वो कम सीटों पर लड़ी, 17 सीटें मिली उसको। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक महाराष्ट्र में रही है। अब उसका दिक्कत क्या है कि सारा सब कुछ कांग्रेस लोकप्रिय है, लेकिन सवाल है कि अगर आपको जैसे 17 सीटों पर कर दिया, अब आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो गया, लेकिन कितनी सीटें आपकी आई? नहीं, लेकिन सर अब इसमें आप ही की बात कह रहा हूं मैं। उद्धव, आपने कहा कि बात सही है, ये दबाव उद्धव ठाकरे का था कि महाराष्ट्र में हम नंबर 1 पार्टी बनेंगे, हम सबसे ज्यादा, लेकिन वो उनको कदम पीछे खींचने पड़े ना सर। वो तो कह रहे थे मुझे डिक्लेयर करो सीएम, नहीं, अब कह रहे हैं कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो बनेगा। और सौरभ जी वही बात जा रहा हूं, सीटें उसकी ज्यादा आएंगी जो ज्यादा सीटों पर लड़ेगा।
अब आप इसका एक उदाहरण देखिए, 2014 में अगर अमित शाह शिवसेना से अलग नहीं हुए होते तो कभी बीजेपी बड़ा भाई नहीं बन पाती महाराष्ट्र। सर अग्रीड, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस इस सर, दबाव बिहार का में लोकसभा में पिछली बार कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी लड़ी थी, लेकिन फिर भी एक ले आई अच्छा, कांग्रेस ये विजय पार्टी। लक्ष्मी बता देते हैं, भी उद्धव ठाकरे यही मनमाने आए थे ना दिल्ली सोनिया कि गांधी भाई राहुल गांधी से मैं कि मेरा assert करने आए थे अपने आप को एक कि तरीके हाँ से। कि मेरा फेस आप लोग चीफ मिनिस्टर के लिए डिक्लेयर कीजिए। नहीं माना ना कांग्रेस ने। खबर क्या सब है? यही है कि भाई सब मिलजुल करके बात करेंगे, जिसकी सीटें आएंगी बाद में पोस्ट इलेक्शन। सौरभ जी, अंदर की बात यह है कि कांग्रेस, इसके पहले जब कांग्रेस के वो नेता कौन थे जिन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, तो उसको राहुल जी ने नाना पटोले। नाना पटोले कांग्रेस के एक तरफ से किया था। महाराष्ट्र है क्या कि राहुल जी की तरफ से एक नरम रुख था शरद इनके लिए, उद्धव के लिए, लेकिन मेन जो वहां खेला है वो शरद पवार का है। जब राहुल ने देखा कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है तो अब कांग्रेस भी पीछे हट गई। और कांग्रेस में दो तरह की सोच है, मैं आपको बता दूं। एक शीर्ष नेतृत्व, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस आज से नहीं, जब से है, गांधी परिवार का कोई है तो सब ठीक है, गांधी परिवार का नहीं होगा तो मैं क्यों नहीं। आपको याद होगा इसी चक्कर में जब नरसिम्हा राव आए तो एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह और फलाना छोड़ के चले गए। परिवार का कोई है तो हाईकमान, लेकिन कांग्रेस में जो बाकी लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षा यह है कि भाई हमारा बेस रहा है। और सही बात है, आप एसर्ट करो। लेकिन राहुल जी तो क्या होता है, दो तरह का, कांग्रेस पार्टी जो है वो तो इंदिरा गांधी की लाइन चल रही है कि हमें सत्ता में जाना है, उसमें इंप्लाइड है कि बाकी लोग हार जाएंगे। राहुल जी और दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश, इन लोगों का यह है कि भाड़ में गई सत्ता, हमें बीजेपी को हराना। सही बात है ये विजय लक्ष्मी, बिल्कुल, क्या ये सही है? आप पूछ लीजिए। राहुल गांधी का पहला प्राइमरी गोल क्या है? बीजेपी को रोकना। बीजेपी को रोकना। अभी तो देखिए इसीलिए पूरा इंडिया अलायंस जो है वो बना है, इसीलिए बना है कि भाई बीजेपी को रोकना है हमें, उसके बाद हम देखेंगे। उसके लिए चाहे और देखिए आपने कितने सारे अपने कॉम्प्रोमाइजेस नेताओं भी के हुए। एम्बिशन की बलि चढ़ाना पड़े तो देखिए वो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो करना ही पड़ेगा, ये टाइट रॉप वॉक होता है किसी के लिए भी। अब कांग्रेस क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसी के इंटरेस्ट जो है वो हर जगह क्लैश करेंगे, चाहे वो ममता बनर्जी के साथ वेस्ट बंगाल में क्लैश करें या शरद पवार के साथ इधर करें या बिहार में किसी के साथ करें, क्योंकि बाकी सबकी तो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल एम्बिशंस हैं, अपने स्टेट से बाहर किसी का बहुत ज्यादा स्टेटस लोकस स्टैंड है, किसी का है नहीं। तो ये कांग्रेस ने सोच लिया कि भाई हमें अब कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। वो आपने इस लोकसभा के चुनाव में देखा भी, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाना हो, चाहे ममता बनर्जी आते जाते गाते जो भी था इधर उधर हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के एट द एंड ऑफ द डे वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, पार्टनर है। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भी कुछ कहना है तो कह दीजिए, लेकिन ये है कि भाई बीजेपी को देखिए ये मानना कि टीएमसी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इससे बड़ा कोई जोक नहीं हो सकता, क्योंकि सारी सीटों में उसके अगेंस्ट में लड़े। आप कैसे मान सारी सीटों में अगेंस्ट में लड़ेंगे, फिर मैं अलायंस, और अलायंस कहते किसे हैं फिर? वहां के मतलब मैकेनिज्म्स ही अलग है उस स्टेट के। नहीं, तो फिर झुटलाना हुआ ना। ये तो कहते हो कि भाई मैंने आंखें बंद नहीं कर रखी हैं। सौरभ जी, आप सारी सीटों में अगेंस्ट में लड़ते हैं, लेकिन मैं अलायंस में, ये कौन सी परिभाषा है? मेरे नहीं समझ में आती है। बैठक होती है तो आते हैं ना बैठक में आप पत्रकार चले जाएंगे तो आप इंडिया अलायंस का पार्ट will arise जब बंगाल का इलेक्शन होगा 26 में, तब होगा, तब पता। लेकिन अभी तो नहीं था। अभी मैं किसी तरह से ना तो लेफ्ट को मानूंगा अलायंस में, ना टीएमसी को, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में लड़े हैं। बिल्स हैं उस पर, कहाँ पर आपका ऑपोजिशन है या किसी चीज में कहाँ उसमें भी तालमेल नहीं हो रहा है। जब इमरजेंसी अच्छा सर आज विजय लक्ष्मी आई बड़े दिनों के बाद। मैं अच्छा बोल लीजिए। जैसा आप कह रहे हो कि मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। मैंने आपके शो में भी कहा था कि 4 स्टेट इस देश में स्विंग स्टेट हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये चारों स्टेट मिलाकर के लोकसभा की 210 सीटें होती हैं। अब अगर इन चारों जगहों पर कांग्रेस के सामने दो ही है, या तो संघर्ष करो अगर आपको इन चारों स्टेट में आना है, या समन्वय करोगे तो फिर छोटा भाई बने रहोगे। कितनी सीटें इनको मिलेंगी? अच्छा सर मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, वही काउंटर आर्गुमेंट। आपने कहा 2014 में अगर बीजेपी अमित शाह ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया होता शिवसेना से, तो वो कभी बड़ा भाई नहीं बनती। ठीक, मान लिया। आज कांग्रेस उस पोजीशन में है कि आप अपने एलाइज से कहे कि मैं सारी 288 सीटें लड़ूंगा। कांग्रेस कह सकती है ये? देखिए, लड़ेगी तो क्या होगा? मैं एक बात आपको बताऊं, बीजेपी संगठन से सत्ता पर पहुंची है। 3 सीट बंगाल में थी, 3 से 73 हुई ना। ठीक है।
लेकिन अगर आप जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे ज्यादा सीटों पर, कभी आपका संगठन नहीं बनेगा। इस उत्तर प्रदेश में मैं बताऊं, मैं लखनऊ में था, तिवारी जी आखिरी मुख्यमंत्री थे 90 में। आज कितने साल हो गए? 34 साल। 34 साल। 34 साल। कांग्रेस सोच भी नहीं अब आप सकती सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि 34 साल आप यही करते रहे। लेकिन सर दिक्कत ये है कि ज्यादा सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, आपको कम सीटें, जो कांग्रेस का थॉट प्रोसेस में बता रही हूँ, आप ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो सर ने बताया कि नंबर्स आपके कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कम सीटों पर ना लड़ें तो शायद आप इतनी सीटें भी ना ला पाएं। अगर आप अलायंस में नहीं जाएंगे तो जितनी सीटें आ रही हैं, ज्यादा सीटें देके उतनी भी ना आए। मुझे पूछ रहा था, कांग्रेस अगर अलग लड़ लेगी तो क्या क्या हासिल करेगी? मैं एक बात, उसको नुकसान होगा। नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको। 2017 में जी राहुल गांधी कह रहे थे 19 के लिए कि मैं पीएम का दावेदार हूं, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस ने 100 सीटें मांगी, यानी 1/4। ठीक है, 100 सीटें मांगी और जीते कितना? 7 सीट। तब भी मैंने कहा था कि अगर ये 400 सीटों पर लड़ते तो क्या हो जाता, 7 के बजाय 6 हो जाती, 17 भी हो सकती थी। लेकिन जब आप, और क्या फिर किया आपने, जब आपने 17 में 1/4 सीट मांगी तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के लिए आपने तय कर लिया कि मैक्सिमम 20। यही हुआ ना। तो आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और बंगाल आप ममता बनर्जी को सौंप देंगे, बिहार आप लालू प्रसाद उनके परिवार को सौंप देंगे, उत्तर प्रदेश अखिलेश को सौंप देंगे, महाराष्ट्र उद्धव को सौंप देंगे, तो बचेगा क्या आपके पास? लेकिन ये भी तो आर्गुमेंट है ना। फिर वही महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें कांग्रेस के एक टॉप ब्रास, सौरभ, एक बहुत टॉप ब्रास नेता से मैंने ये बात कही कि अलायंस है, यूपी है, बिहार है, जिनके साथ आप अलायंस करते हैं वही इवेंचुअली वही आपकी सत्ता की सीढ़ी के सबसे बड़े आपके प्रतिद्वंदी के बजाय ये ज्यादा है कि ये आपका चंक खाते हैं इन स्टेट में। तो इन नेता ने मुझे कहा कि ये इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जब तक हम ये अलायंस की बैसाखी नहीं फेंकेंगे तब तक हमारा रिवाइवल नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये हमारा पार्शियल रिवाइवल है, लेकिन ये करने के लिए जो सिचुएशन है वो कंड्यूसिव नहीं है, और उसका निर्णय एक व्यक्ति नहीं ले सकता है। और ये जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है। समझ गया। नाम नहीं, क्या पता, नाम बता दें। काफी वही इतने बार बोले कि नाम नहीं खुद ही बता कह रहा हूं सर, अपने रिवाइवल के चक्कर में आप उनको ओपन फील्ड दे दो बीजेपी को, क्या मतलब है उस बात का? आप सत्ता में आप मतलब फिर तो आप लंबी उसके लिए एनवायरनमेंट आप देखेंगे भाई 10 साल तक, हम 10 साल तक भी जमीन तैयार करते हैं। ये ट्रेड ऑफ है। जैसे उत्तर प्रदेश में बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। लखनऊ में आप किसी पत्रकार से बात करें, 10 सीटों पर उपचुनाव है। अजय राय ने कह दिया हम तो 5 सीट लड़ेंगे। अब वहां पे खींचतान चल रही है, ये चल रही है। अब अखिलेश को लग रहा है मुस्लिम वोट एक बार ड्रिफ्ट हो गया तो वापस आएगा। वो तो ओरिजिनल वोट है कांग्रेस का, कांग्रेस को तो मुस्लिम पार्टी कांग्रेस है। और कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि दलित वोट तो हमारे चक्कर में आया। और अखिलेश को पता भी है दलित वोट तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस साथ नहीं होगी। और अखिलेश ये भी कह रहे हैं मुझे महाराष्ट्र में भी दो मुझे सीट, मुझे हरियाणा में भी सीट दो। ये जो खींचतान होगी, ये जो बेमेल के तालमेल होते हैं, इनको चलाना बहुत मुश्किल है। कोई अपना नहीं होता है, बेमेल अपना देख रहे होते हैं। तो ये सर, अब जरा आखिर में जरा 5-7 मिनट बचे, मैं जरा राहुल जी के बारे में तो बात कर लें। मुझे लक्ष्मी आई है आजकल, क्या राहुल जी किसकी सुन रहे हैं? कौन है मेन एडवाइजर राहुल जी? जो बदले बड़ा तेवर जो दिख रहे हैं, उसका कौन है? एक तो नंबर्स आए हैं राहुल गांधी जी को, लगता है उनका कैंपेन कॉन्स्टिट्यूशन का इशू, सबसे ज्यादा कैंपेनिंग तो राहुल गांधी ने की, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो एक तो वो एक अंदर से ही कॉन्फिडेंस आता है ना जब आप अच्छा करते हैं। एडवाइजर की जहां तक बात है, केसी वेणुगोपाल हैं जो उनकी आवाज है एक तरीके से पार्टी के संगठन में अगर कोई चीज है। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इंटरफेयर नहीं करता हूं किसी चीज में, चाहे कहीं का अध्यक्ष अपॉइंट करना है, कुछ करना हो, लेकिन वो केसी वेणुगोपाल जी के जरिए काम उनका हो जाता है। ओके। और जयराम जी की क्या पोजीशन है? जयराम रमेश पार्टी की कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कि भाई किस विषय पर पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए, बस वहीं तक है। पर केसी वेणुगोपाल अगर आप कहें संगठन में सबसे सशक्त गांधी परिवार के बाद कोई व्यक्ति है। अब जैसे पार्लियामेंट में राहुल गांधी शिव जी की फोटो लेकर के गए और उनके पास पूरी एक टीम है। ये राहुल गांधी के पास पूरी एक टीम है। अभी जैसे उनके एक पीए हैं, उनकी टीम में अलंकार हैं, कौशल हैं, काफी सारी एक टीम है उनके आसपास जो रहती है। एक आइडियाज को जनरेट करने के लिए, आइडियाज पर काम करने के लिए भी एक टीम होती है जो ये सजेस्ट करती है कि ये इशू हम उठा सकते हैं। तो उसमें ये सब है। राहुल गांधी फिर डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद में उनका स्पीच तैयार होता है जो जाके वो पार्लियामेंट में
बोलते हैं। और राहुल गांधी की खुद आप देखेंगे तो माइथोलॉजी में बड़ी रुचि है उनकी। अच्छा। ये महाभारत, वेद, पुराण, ये सब में उनको पढ़ना, ये सब करना, ऐसा हमने सुना है कि राहुल गांधी का इंटरेस्ट इन सब चीजों में रहता लगती है 2014 के बाद की जो रुचि है। 2014 में एक बार एंटनी जी की रिपोर्ट बनी थी, उन्होंने कहा भी था कि हमें हिंदू विरोधी नहीं दिखना है जो हम दिखते हैं इतना ज्यादा। तो उसके बाद से रुचि, तभी वो आधा कच्चा पक्का ज्ञान लेके आते हैं। उनकी रिपोर्ट का सबसे बड़ा जो पॉइंट था, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी 2014 के हार के बाद, उसमें एक ये एंटनी का जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो यही था कि हमें इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स से थोड़ा सा जो बात मैं शुरुआत में कह रहा था कि कूल डूड वाली जो फीलिंग देना चाह रहे हो, वो कूल डूड राहुल गांधी हैं। वो उनका वो खुद का नेचर है राहुल गांधी का। अच्छा। मतलब वो मुझे लगता है वो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट है। वो आप पहले भी देखेंगे, जैसे आप बात कर रहे थे ना, जेब में कुर्ते में हाथ रख के चलते हैं, फिर भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट, अभी भी वो सैंडल पहने रहेंगे और एक नीचे वाइट टी शर्ट उनकी रहेगी। वो पार्लियामेंट में कभी कभी आपको राहुल गांधी दिख जाएंगे तो आपको 2 सेकंड लगेगा कि अरे ये तो राहुल गांधी आ रहे हैं। घर में एकदम जेब में, आपके घर में जैसे कैजुअल सा लुक नहीं होता है, ऐसा उनका बातचीत भी वो करते हैं। तो उसी अंदाज में आजकल जातियां नहीं पूछते रिपोर्टर्स की। नहीं, अभी तो रोका नहीं हुआ है, पूछिए, चुनाव आएगा तो शुरू करेंगे। देखो, जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री रहे हो, एक सुपर प्रधानमंत्री रहा हो, जो एसपीजी प्रोटेक्शन में महलों में रहा हो, वो कूल डूड जैसे ही बिहेव करेगा, और कैसा बिहेव करेगा। नहीं, ये तो राहुल गांधी वैसे तो बहुत सिंपल है इस मामले में। तो टी शर्ट पहनते हैं, नॉर्मल सी चप्पलें पहनते हैं, कोई बहुत ज्यादा हाईफाई हमने उनको देखा नहीं। उनके अटायर में एटलीस्ट वो कोई हाईफाई इतना एफर्ट करते हैं जैसे आप लोग जो रोजाना जो कांग्रेस कवर कर रहे हैं, बीट के लोग हैं, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन वगैरह करना बहुत कम होता है। हालांकि बार बार राहुल गांधी को कहा जाता है कि वो कहते हैं कि हम मिलेंगे 1 महीने में एक प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। अभी जैसे थोड़े दिनों पहले एक डिनर था, जयराम रमेश ने रखा था, तो वहां पर उस डिनर में मुलाकात हो गई। या पार्लियामेंट में कभी आपको लॉबी में टकरा गए, कॉरिडोर में टकरा गए, 2 मिनट रुक गए, बातचीत हो गई। या जो मकर द्वार है पार्लियामेंट का, वहां पर आए, बाइट देनी है, उसी में 2 मिनट बातचीत करिए। ऐसे कोई स्ट्रक्चर के आप बैठे हैं कि आप बीट कवर करते हैं, आइए। वैसे बड़े लोगों का ये क्या रहता है पत्रकारों के साथ रिश्ता? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, राजनीति में अगर आप आए हैं तो एक बात जानना चाहिए, 28 कैरेट सोने से जेवर नहीं बन सकता। अगर जेवर बनाना है तो सोने में कुछ रागा, कुछ तांबा मिलाना पड़ता है। राजनीति एक ऐसा खेल है, इसीलिए कहा जाता है कि आइडियोलॉग जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। मार्क्स आइडियोलॉग था, लेकिन क्रांति करने वाला लेनिन था। ऐसे ही क्या होता है कि हर पार्टी का, बलराज मधो को फलाना यहाँ तमाम रहे, लेकिन राजनीति करने के लिए आपको उसी तरह से होना है कि आपको जो चाणक्य ने लिखा है ना, साम दाम दंड भेद, बहुत सारी चीज़ें। राहुल जी का क्या है, मैं देखिए, राहुल जी जो उनके मन में ये है, अब पता नहीं वो निजी है या क्या है, कि जब आपका राजनीति में एक तो रिप्राइजल से या खुंदक से, प्रतिशोध के भावना से कभी भी राजनीति में सफलता नहीं मिलती है। कि राहुल गांधी प्रतिशोध की भावना नहीं, मैं दूसरे की बात कर रहा हूं। मैं मतलब वो एक मोदी के नाम सुनते ही उनको ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल होता क्या है कि उधर से भी यही है, शहजादा जो उन्होंने 2012 से कहना शुरू किया। बात करें ना तो पॉलिटिकल कर्टसीज खत्म हो गई हैं। हाँ, नहीं वही मतलब पहले हम देखते थे कमरे में बैठने लगे हैं। हाँ, अब ये था, क्या होता है मुझे उसमें पहली जो आपने देखी होगी तस्वीर आई, इसमें राहुल गांधी आगे बैठे हैं, इधर प्रधानमंत्री बैठे हैं। दूसरी बस 2 लाइनें और कहूंगा। ओम बिरला जी के जो मेन कांग्रेस का संकट है वो इंदिरा गांधी की स्टाइल वाला सीधी बात है कि आप राहुल गांधी जी सीपीएम की राह पे चल रहे हैं। 70 साल से सीपीएम ने इस देश को कभी नहीं कहा कि हम एक विकल्प हैं। और ये बात मैंने उससे पूछी, मैंने कहा कि आपने कभी 70 साल इस देश में कहा कि हम एक विकल्प हैं? उन्होंने माना कि नहीं, तो ये गलती है, क्योंकि विकल्प तब आप बनेंगे जब कम से कम 450 सीटों पर लड़ेंगे आप। तो आप सीपीएम क्या है कि इनको हराना है, तो हम नहीं बन सकते। ज्योति बसु को एक बार प्रधानमंत्री मिला, बाबा ना, पोलिट ब्यूरो ने कह दिया कि नहीं भैया, बिल्कुल नहीं बनना है। तो अब राहुल गांधी, इंदिरा गांधी क्या कहती थी, मेरा कोई दुश्मन फुस्मन कुछ नहीं, मैं किसी को हराने के लिए नहीं हूं राजनीति में, मुझे सत्ता चाहिए, और उसमें इंप्लाइड है कि दूसरा हार जाए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, इसमें क्या शक है? नहीं, शक की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने अभी कहा ना, प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये जो 210 सीटें हैं, इसमें अगर आप 100 नहीं लड़ेंगे, 100 नहीं जीतेंगे,
तो कहाँ से सीटें लाएंगे? चलिए, चाइना ठीक पाकिस्तान बात से करें, सीटें ठीक बात आएंगी? करें। अब सर ये तो कहीं भी नहीं अब है। इसके लिए 5 साल है उनके पास सब कुछ गोटियां बैठाने के लिए, फिट करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल ये 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है सामने। इस पर आपने सुना विजयलक्ष्मी ने बताया कांग्रेस पार्टी को मतलब पब्लिकली प्राइवेटली सब दोनों जगह वो बोलते ही हैं कि हम अच्छा करने जा रहे हैं, हम आगे हैं भाजपा से। अब देखिए किस दिन भाजपा के अंदरूनी क्या हालात हैं वो भी निकाल करके आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आराम कर, बहुत शुक्रिया सर विजयलक्ष्मी, बहुत शुक्रिया स्पेशली आप आ जाएं शांतनु, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।